जय श्री राम। मैं हूं देवव्रत और आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में जिसकी एक आंख नहीं थी, एक हाथ नहीं था, एक पैर नहीं था, जिसके पूरे शरीर पर 80 घाव थे, जिसको इतिहास ने सैनिकों का भगना अवशेष कहा है, लेकिन बावजूद जिसने 100 से अधिक युद्ध लड़े, पूरा जीवन युद्ध लड़ते लड़ते गुजार दिया और पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र राज्य स्थापित किया। वो योद्धा जिसने पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार सभी राजपूतों को अपने छत्र के नीचे एकत्रित किया। आज मैं बात करने जा रहा हूं उस योद्धा के बारे में जिसके बारे में बाबर ने कहा था, अगर इस राजा जैसा इसके बेटे भी निकल आते तो मुगल कभी भी इस देश में नई सत्ता स्थापित कर पाते, मुगल कभी यहां पर नहीं टिक पाते। मैं बात करने जा रहा हूं आज मेवाड़ी राणा संग्राम सिंह की, जिनको हम राणा सांगा के रूप में जानते हैं। ये वही राणा है जिनके घर में भक्तिवती मां मीराबाई पुत्रवधू के रूप में आई थी। आज हम इन्हीं राणा सांगा का शौर्य श्रवण करेंगे। राणा सांगा का जन्म मेवाड़ी राणा रायमल के यहां हुआ। बचपन में इनका नाम संग्राम सिंह रखा गया। इनसे बड़े 3 भाई थे। जब ये बड़े हुए तो ये सभी चारों भाई एक ज्योतिषी के पास गए। सभी भाइयों ने अपनी अपनी कुंडली उस ज्योतिषी को दिखाई। जो सबसे बड़े भाई थे कुंवर पृथ्वीराज सिंह, उन्होंने भी अपनी कुंडली दिखाई और पूछा कि बताइए मेरी कुंडली में कितना बड़ा राजयोग है, मैं कितनी पृथ्वी पर राज्य करूंगा। लेकिन जब उस ज्योतिषी ने सभी भाइयों की कुंडली देखी तो सबसे मना कर दिया, आपकी कुंडली में कोई राजयोग नहीं है। तो पूछा फिर किसकी कुंडली में राजयोग होगा? तो उस ज्योतिषी ने कुंवर संग्राम सिंह की ओर इशारा किया। इन छोटे कुंवर संग्राम सिंह की कुंडली में सबसे अद्भुत राजयोग है। ये पूरे उत्तर भारत पर एक छत्र राज्य करेंगे और इन्हीं के छत्र के नीचे पूरी राजपूती आन बान और शान चलेगी। यह सुनकर जो सबसे बड़े थे कुंवर पृथ्वीराज, वो एकदम से चिढ़ गए। उन्होंने तलवार निकाली, कंटक को भी साफ कर देते हैं। तभी संग्राम सिंह पर टूट पड़े, लेकिन बीच में सारंगदेव चाचा आ गए, चाचा की मृत्यु हो गई। लेकिन इस झड़प में कुंवर संग्राम सिंह अपनी एक आंख खो बैठे। वहां से कुंवर संग्राम सिंह भागकर अजमेर में आ गए। करमचंद पवार के यहां संरक्षण प्राप्त किया और इसी अजमेर में रहकर अपना युद्धाभ्यास किया। लेकिन होनी को जो मंजूर होता है वही होता है। इनके सभी भाई एक एक करके मृत्यु को प्राप्त हो गए, केवल संग्राम सिंह बचे थे। जब राणा रायमल अपनी अंतिम सैया पर थे, तब कौन करे राज्य शासन, किसको उत्तराधिकारी बनाए? तब राणा रायमल ने अजमेर से कुंवर संग्राम सिंह को बुलावा भेजा और कुंवर संग्राम सिंह का मेवाड़ी राज्य सिंहासन पर बड़ा ही अद्भुत राज्याभिषेक किया। 1473 से 1528 तक राणा सांगा का जीवन रहा, जिसमें 100 से अधिक युद्ध लड़े, सभी राजपूत रियासतों को जिन्होंने एकत्रित करके एक छत्र राज्य किया। राणा सांगा का जीवन बड़ा ही युद्धों से भरा हुआ रहा है, बड़ा ही घावों से भरा हुआ रहा है, जिनमें से एक युद्ध 1517 में हुआ, दिल्ली के शहंशाह इब्राहिम लोदी से हुआ। इब्राहिम लोदी सिकंदर लोदी का बेटा है। सिकंदर लोदी कौन? जिसने आगरा बसाया था। ये वही विधर्मी सिकंदर लोदी, इसने हमारे मंदिरों को तोड़ा था, जिसने हमारी ज्वाला देवी की पिंडी को उखाड़कर मांस तोड़ने के लिए कसाईयों को दे दिया था। ये वही विधर्मी सिकंदर लोदी है। इसी का पुत्र हुआ इब्राहिम लोदी, जिससे राणा सांगा का 2 बार युद्ध हुआ। तो इब्राहिम लोदी से 1517 में युद्ध हुआ। उस समय दिल्ली को बड़ा अहम माना जाता था। इब्राहिम लोदी के पास एक ताकतवर सेना थी, एक विशाल सेना थी। राणा सांगा का मेवाड़ के राज्य सिंहासन पर राज्य अभिषेक हुआ। राणा सांगा की एक नीति थी कि अपने राज्य का विस्तार किया जाए। राणा सांगा ने लेकिन जब राज्य का विस्तार करना शुरू किया, जब दिल्ली के राज्यों को जीतना प्रारंभ किया, तो इब्राहिम लोदी तिल मिला गया। इब्राहिम लोदी अपनी विशाल सेना को लेकर मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। बूंदी में, खातौली में यह युद्ध हुआ। 1517 में यह अहम युद्ध था राणा सांगा के जीवन का। अगर राणा सांगा इस इब्राहिम लोदी से इस युद्ध को हार जाते तो इतिहास से मिट जाते। अगर राणा सांगा इस युद्ध को हार जाते तो फिर कभी भी राजपूताने के सभी राजपूत उनके छत्र के नीचे नहीं आते। इब्राहिम लोदी का यह खातौली में युद्ध राणा सांगा से हुआ। बड़ा ही अद्भुत युद्ध था। एक तरफ विशाल इब्राहिम लोदी की सेना थी, एक तरफ मुट्ठी भर सैनिक राणा सांगा के साथ थे। राणा सांगा की सेना कम थी, लेकिन सभी राजपूत अपने राणा के साथ मरने और मिटने के लिए तैयार थे। कुछ मुट्ठी भर राजपूतों ने इब्राहिम लोदी की विशाल सेना को परास्त कर दिया। इस युद्ध में राणा सांगा की विजय हुई। एकदम से चारों ओर खबर हो गई, राणा सांगा ने दिल्ली को हरा दिया, राणा सांगा ने दिल्ली के शहंशाह को हरा दिया। एकदम से इनका नाम हो गया। लेकिन उस युद्ध में राणा सांगा को अपना हाथ गंवाना पड़ गया था, एक हाथ उनका कट गया था। ऐसा अद्भुत युद्ध खातौली का रहा। राणा सांगा का एक गुण था, जब भी वो
अपनी सेना में उतरते थे तो अपना आवेग खो देते थे। इतना क्रोध राणा सांगा को आ जाता था कि अपने घोड़े को वो शत्रु सेना में अंदर तक पहुंचा देते थे। इसी कारण उनको इतने घाव लगे। राणा सांगा एक बलिष्ठ और अद्भुत योद्धा रहे हैं। इब्राहिम लोदी से राणा सांगा का 2 बार युद्ध हुआ, 1517 और 1519। दोनों में राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को शिकस्त दी, बड़ी करारी हार दी। इब्राहिम लोदी को हराकर राणा सांगा का नाम पूरे राजपूताने में छा गया, पूरे उत्तर भारत में छा गया। बड़े बड़े राजपूत राजा राणा सांगा के छत्र के नीचे आने लग गए। बड़े बड़े राजपूत राजाओं ने राणा सांगा के साथ संधि कर ली। पूरे उत्तर भारत में राणा सांगा एक अद्भुत शासक के रूप में उभरे। सभी को जिन पर विश्वास था, राणा सांगा के इब्राहिम लोदी को परास्त करने के बाद जो शक्ति की धुरी थी, अभी तक दिल्ली को शक्ति की धुरी समझा जाता था, लेकिन जब राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया तब मेवाड़ शक्ति की धुरी बन गया। सभी राजपूताने के राजा राणा सांगा के पास आकर संधि करने लगे, मित्रता करने लगे। राणा सांगा का पूरे उत्तर भारत पर एक अद्भुत शासन स्थापित हो गया। एक बार राणा सांगा ने एक समारोह में सभी राजपूताने के राजपूतों को चित्तौड़ में बुलाया था। जब सब आए, सब ऐसे प्रणाम करते हैं, लेकिन राणा सांगा का एक हाथ कट चुका था युद्ध में। राणा सांगा ऐसे प्रणाम करते थे। सभी राणाओं को आश्चर्य हो रहा था, राणा कैसा विचित्र व्यवहार कर रहे हैं। और जब सभी राणा सभा में गए तो सभी राणा अपने अपने सिंहासन पर बैठ गए, लेकिन राणा सांगा सिंहासन पर नहीं बैठे, राणा सांगा धरती में बैठ गए। तब रावल रतन सिंह चूड़ावत, उन्होंने कहा, राणा कैसा विपरीत व्यवहार करते हो, आप सिंहासन पर बैठना चाहिए, आप धरती में क्यों बैठे? तब राणा सांगा ने कहा, जैसे एक खंडित मूर्ति मंदिर में नहीं बैठ सकती, ऐसे मैं भी खंडित हो चुका हूं, मैं भी अब सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं रहा, इसलिए आप सभी राणाओं को मैंने बुलाया है। आप सभी अपने लिए कोई नया राणा चुन लीजिए, मैं अब इस सिंहासन पर बैठने का अधिकारी नहीं रहा। तब रावल रतन सिंह चूड़ावत बोले, राणा कैसी बात करते हो, जो शरीर पर घाव है ये तो वीरों के आभूषण होते हैं, और हम सभी राजपूताने के राजा केवल और केवल आपके छत्र के नीचे ही एकत्रित हो सकते हैं। हम सभी राजपूताने के राजा केवल और केवल आपके पीछे ही लड़ सकते हैं, आपके छत्र के नीचे ही हम अपने प्राण दे सकते हैं, हमारे राणा केवल और केवल आप हो। तब सभी राजपूतों ने मिलकर राणा सांगा को हिंदू पंथ की उपाधि दी थी, हिंदू पंथ कहलाए राणा सांगा। और पृथ्वीराज चौहान के बाद पहली बार सभी राजपूत अगर कहीं इकट्ठे हुए थे तो वो केवल और केवल राणा सांगा के छत्र के नीचे इकट्ठे हुए थे। केवल और केवल राणा सांगा ने सबको एकत्रित किया था। ऐसे राणा सांगा का प्रभाव था। अब समझते उस समय के राजपूताने को। उस समय राजपूताने के चारों ओर बड़े बड़े शक्तिशाली राज्य थे, जिसमें एक दिल्ली था, लेकिन दिल्ली को 2 बार राणा सांगा ने शिकस्त दी। दिल्ली के बाद आता था गुजरात और मालवा। राणा सांगा का इन दोनों से भी युद्ध हुआ। गुजरात के शासक से तो ऐसा युद्ध हुआ कि अहमदनगर तक उसका पीछा किया और अहमदनगर को भी विजय करके राणा सांगा लौटे। एक और महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा का हुआ मालवा के शासक महमूद खिलजी द्वितीय से। महमूद खिलजी से बड़ा अद्भुत युद्ध हुआ। क्यों युद्ध हुआ? मेदिनी राय थे। मेदिनी राय को राणा सांगा ने चंदेरी की रियासत दे दी थी, लेकिन चंदेरी किस में आती थी? मालवा के भाग में आती थी। इससे रुष्ट होकर महमूद खिलजी ने चंदेरी पर आक्रमण किया तो गागरोन में युद्ध हुआ। उधर से मेदिनी राय का साथ राणा सांगा ने दिया था। राणा सांगा अपनी विशाल सेना लेकर आए थे और गागरोन में युद्ध हुआ। बड़ा ही अद्भुत युद्ध चला। राणा सांगा ने उस युद्ध को जीतकर मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी द्वितीय, उसे घोड़े से घसीटते हुए ले गए और अपने चित्तौड़ में 6 महीने तक कैद करके रखा था। इन्हीं राणा सांगा के दादा थे राणा कुंभा। उन राणा कुंभा ने भी एक सुल्तान को कैद किया था, उसका नाम महमूद खिलजी प्रथम था। तो 6 महीने तक उसको कैद करके चित्तौड़ में रखा। तो एक दिन राणा सांगा फूल सूंघने का बड़ा शौक था, शौकीन थे सुगंध के। तो एक दिन राणा सांगा अपने बगीचे में गए तो उस बगीचे से एक फूल तोड़ा और महमूद खिलजी से मिलने के लिए राणा सांगा गए। फूल सूंघते हुए जा रहे थे। जब महमूद खिलजी से राणा सांगा मिलने पहुंचे तो राणा सांगा ने उसको फूल देने की पेशकश करी, लो फूल ले लो। लेकिन महमूद खिलजी तो वैसे ही रुष्ट पड़ा था, बोले हम तुम्हारे गुलाम हैं, भिखारी थोड़े ही हैं, हम नहीं लेंगे ऐसे भीख को। तब राणा सांगा बोले, अच्छा ये भीख नहीं लोगे तो बड़ी भीख लोगे, चलो तुम्हें तुम्हारा मालवा का राज्य हमने वापस दिया। और तभी राणा सांगा ने 6 महीने कैद करके रखा जिस खिलजी को, उसको मालवा का राज्य शासन दोबारा से वापस कर दिया। ये उदारता सुनकर सभी राजपूताने में राणा सांगा का और शौर्य बढ़ गया और उनकी उदारता के चर्चे होने लग गए कि भैया कैद करके लाते हैं और फिर राज्य लौटा देते हैं, ऐसा उदार राणा कहां मिलेगा। तो राणा सांगा एक अद्भुत शक्ति के रूप में उभर आए थे। अब बहुत ही महत्वपूर्ण युद्ध राणा सांगा का होगा, वो है खानवा का युद्ध। ये अंतिम युद्ध राणा सांगा का हुआ, जो युद्ध बाबर के साथ हुआ खानवा में। अब हम उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं बाबर को। बाबर कहां का था? बाबर एक
टर्की के पास फरगना था। 11 वर्ष की उम्र में वहां का शासक बन गया। जब शासक बना तो उसने और सभी जो राज्य थे उनको जीतना प्रारंभ किया। ये वंशज था तैमूर का, इसलिए इसका एक सपना था कि मैं तैमूर की तरह, तैमूर कौन? तैमूर वो विधर्मी है जिसने भारत में आकर इतना विध्वंस मचाया था कि भारत की 1/4 आबादी को जिसने काट दिया था। 1/4 आबादी तैमूर ने खत्म कर दी थी। इसीलिए बाबर अपने पूर्वज तैमूर के पथ पर चलना चाहता था, इसलिए आसपास के राज्य को जीतना प्रारंभ किया। लेकिन बाबर ने हर तरीके का समय देखा। 11 वर्ष की उम्र में शासक बन गया था, इसलिए अपना पूरा जीवन बाबर का युद्धों में ही बीता। और एक बार तो बाबर ने लिखा है बाबरनामा में कि एक बार तो उसकी हालत ऐसी हो गई थी कि केवल 200 सैनिक मात्र बाबर के पास बचे थे और रोटी भी उसको भीख में मांग कर खानी पड़ी थी। लेकिन बाबर के पास एक अद्भुत गुण था कि वो सेनापति बहुत अच्छा था। शासक तो वो नहीं बन पाया, लेकिन सेनापति अच्छा था। इसलिए उसने आसपास के सभी राज्यों को लूटना प्रारंभ किया और काबुल तक लूटते हुए आ गया। काबुल पर बाबर का शासन हो गया। अब दिल्ली में जो इब्राहिम लोदी था, 2 बार हार चुका था राणा सांगा से। इब्राहिम लोदी से उसके जो चाचा थे, उसके भाई थे, वो सभी नफरत करते थे। इसीलिए उन्होंने एक पत्र बाबर के लिए भेजा कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो और दिल्ली की अटूट संपत्ति आपकी होगी। तो बाबर उस पत्र को पढ़कर दिल्ली आया। लेकिन एक इल्जाम राणा सांगा पर यह लगाया जाता है कि राणा सांगा ने खुद पत्र लिखकर बाबर को दिल्ली बुलाया। तो बाबर ने अभी बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा का एक दूत आया था जिसने मुझे सहायता देने का वचन दिया कि आप दिल्ली पर आक्रमण करो, हम आगरा पर आक्रमण करेंगे। लेकिन यह बात सत्य इसलिए नहीं है क्योंकि दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए राणा सांगा कोई विदेशी को नहीं बुलाएंगे। जिन राणा सांगा ने 2 बार इब्राहिम लोदी को करारी हार दी, वो कोई बाहर से किसी बाबर को बुलाएंगे? तो इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता। बाबर आया भारत में एक नई तकनीक के साथ आया, वो थी तोप। तोप के सामने किस सेना की चलनी थी? पानीपत में ये पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। 1.5 घंटे में बाबर ने विशाल इब्राहिम लोदी की सेना, जो बाबर की सेना से भी विशाल थी, 1.5 घंटे में युद्ध खत्म कर दिया था और इब्राहिम लोदी को वही मौत के घाट उतार दिया। इसी इब्राहिम लोदी के साथ ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी साथ दे रहे थे। विक्रमजीत के पास कोहिनूर हीरा था और वो कोहिनूर हीरा उसी युद्ध में जब विक्रमजीत भी मारे गए तो उस कोहिनूर हीरा को हुमायूं ने ले लिया था और वही हुमायूं से आगे चलकर अकबर और अकबर से चलकर अनेक राजाओं तक पहुंचा और आज वो इंग्लैंड में है। तो कोहिनूर की पूरा इतिहास है, इस पर भी एक वीडियो बनेगी। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को बड़ी करारी हार दी। अब दिल्ली पर शासन बाबर का हो गया। बाबर ने दिल्ली को पूरी तरीके से लूटा। पानीपत युद्ध जीतने के बाद बाबर ने कहा था कि अब मेरी काबुल की प्रजा गरीब नहीं रहेगी। उसने दिल्ली को लूटकर सारा सोना चांदी खजाना सब काबुल में भिजवा दिया। अब बाबर की महत्वाकांक्षा और बढ़ गई। जब बाबर ने भारत की समृद्धि देखी, भारत के राजाओं के खजाने देखे तो लोभ में आ गया, लालच में आ गया। तो सभी राज्यों को जीतना प्रारंभ कर दिया। आगरा को जीता, ग्वालियर को जीता। बाबर सभी राज्यों को बेरहमी से जीतता हुआ, सभी को कत्लेआम करता हुआ आगे बढ़ रहा था। बाबर की सेना को गुरु नानक देव जी ने पापियों की बारात कहा है। एक बार बाबर का मन था कि गुरु नानक देव जी से मिले, लेकिन गुरु नानक देव जी ने मना कर दिया। तब गुरु नानक देव जी ने कहा था मैं पापियों की बारात से नहीं मिलता। तो बाबर ने इस देश में आकर बड़ा ऊधम मचाया, इस देश में आकर बड़ी मारकाट करी। बाबर ने एक सबसे बड़ा क्रूरता का काम कर दिया, वो था अयोध्या में राम मंदिर को तोड़वा कर वहां बाबरी मस्जिद खड़ी करवा दी। और आज 450 साल बाद जाकर वो कलंक इस देश से धुल पाया है। आज जाकर वहां राम मंदिर की स्थापना होने जा रही है। तो बाबर सभी राज्यों को जीतता हुआ आगे बढ़ रहा था, लेकिन एक गलती कर दी। क्या? वो बयाना को जीत लिया। बयाना किस राज्य में आता था? बयाना राणा सांगा की सीमा में आता था। इस वजह से राणा सांगा और बाबर आमने सामने हो गए। बाबर के बयाना पर अधिकार कर लेने के बाद ही राणा सांगा और बाबर में युद्ध तय हो गया।